जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे डिस्कस अब वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो जो फर्स्ट फैक्टर है वो कहलाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। हम लोग जानते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमें पता है शील्डिंग इफेक्ट होता क्या, सबसे पहली बात तो ये शील्डिंग इफेक्ट है क्या। कोई भी अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लें, जैसे हमने ये कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लिया जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, ये पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये थर्ड शेल है सपोज इसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्ट होंगे बाय अ स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है और इन इलेक्ट्रॉन्स पर माइनस चार्ज है। लेकिन इसके अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं उन पर भी माइनस चार्ज है। तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर वो कम हो जाएगा। इसी इफेक्ट को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर अंदर वाले शेल में if more number of electrons will be present in the inner shell, more will be the shielding effect and less will be the force of attraction। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपका आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब जो आपका शील्डिंग इफेक्ट होता है वो, या जो आपकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो शील्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज़्यादा है, देन द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस बाय लेस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। More easily the electron tends to lose from its outermost shell and the value of ionization energy will be less। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर अधिक है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ये दूसरा फैक्टर है, न्यूक्लियर चार्ज। हमें पता है आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब ये हो गया, अगर न्यूक्लियस पे चार्ज अधिक है तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के प्रति ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, और अगर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। क्लियर। तीसरा पॉइंट है, तीसरा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है आयनाइजेशन एनर्जी को, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग जानते हैं कि जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले उनमें डिफरेंट शेल्स के सब शेल्स में जो डिफरेंट सब शेल्स हैं या डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो डिफर करती है। मतलब एस ऑर्बिटल की पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक है, पी ऑर्बिटल की उससे कम, डी की और कम, और एफ ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर और कम होती है। कहने का मतलब है, हमें पता है एस ऑर्बिटल सबसे छोटा है, इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल डंप बेल है, ये डबल डंप बेल है, और इसका शेप होता है डिफ्यूज्ड शेप। तो इधर से इधर मूव करने पर, एस से एफ ऑर्बिटल पर मूव करने पर साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट, इफ वी विल मूव फ्रॉम एस ऑर्बिटल टू एफ ऑर्बिटल, तो मैंने बताया इधर से इधर जाने पर साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इनमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पर पाए जाएंगे, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल विल बी लेस firmly held with the nucleus, means force of attraction will be less। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कम होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एस ऑर्बिटल की बात की जाए, इसका साइज छोटा है, छोटा साइज होने के कारण इसमें पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, यानी इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के प्रति बहुत अधिक फोर्स से अट्रैक्ट होंगे, एंड
As a result, the amount of energy needed to remove the electron from s orbital will be maximum. ठीक है, तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट की मैंने बात की. इसके बाद फोर्थ वन इज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज. एटॉमिक रेडियाई की बात करें या एटॉमिक साइज की बात करें. देखिए बच्चों, अगर एटम का साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है. जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये हो गया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एटॉमिक रेडियाई अगर बढ़ता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, then the force of attraction decreases and less amount of energy will be required to remove the electron from the outermost shell. It means the ionization energy decreases. पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये पांचवा और लास्ट फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है. हमें पता है ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं, हाफ फिल्ड या जो फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो स्टेबल होते हैं. ठीक है, तो जब वो स्टेबल होंगे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होगी. उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी. मींस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर. तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया कि स्टेबल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कैसे होते हैं? वो स्टेबल होते हैं, है ना. उनमें से इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहते हैं तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है आउटर मोस्ट शेल में से. मींस आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है. अब हम लोग बात करना चाहेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड. कोई भी पर्टिकुलर पीरियड है, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जनरली क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, क्या होता है? हमें पता है जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी पीरियड में, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अप टू सो ऑन, तो लेफ्ट टू राइट जब भी आप किसी पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होगा, इसका 2,2, इसका 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं आउटर मोस्ट शेल में से, तो अधिक अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी. इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो अधिक होगी, ज्यादा होगी. तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है. क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. अब इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो एक्सेप्शंस के ऊपर बेस्ड हैं कि जो सेकेंड ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप. 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सेकेंड ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है. क्वेश्चन इज व्हाई? द रीजन इज दैट जो सेकेंड पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो जिस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं वो है NS2, वो NS2 है. और 13 ग्रुप में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं वो NS2 और NP1 है. हमें पता है कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जो भी सेकेंड ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं, उनमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हमें इसमें से रिमूव करना है वो आपके NS ऑर्बिटल में पाए जा रहे हैं. जबकि ग्रुप 13 में पाए जाने वाले जो ग्रुप 13 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनमें वो इलेक्ट्रॉन जिसको हम रिमूव करा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में से वो NP ऑर्बिटल में पाया जा रहा है. हमें पता है S ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन पावर है,
पेनिट्रेशन जो पावर होता है s ऑर्बिटल का, s का, वो ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू p ऑर्बिटल. एज अ रिजल्ट, if we have to remove the electron from ns orbital, the more amount of energy will be required. Why? Because the electron present in ns orbital will be more attracted towards the nucleus due to the small size of ns orbital. जबकि np ऑर्बिटल में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस के प्रति कम फोर्स से अट्रैक्ट होंगे. दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, इट विल बी इजियर to remove the electron from np shell of group 13 element in comparison to ns shell of group second element. यही कारण है कि ग्रुप सेकंड में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ग्रुप 13 एलिमेंट. इसके अलावा एक क्वेश्चन और है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन एक्सेप्शंस. की क्वेश्चन इज कि जो ग्रुप 15 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. क्वेश्चन इज व्हाई. द रीजन इज दैट अगर मैं ग्रुप 15 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करता हूँ, इनका हो जाएगा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3. ns2 ns ऑर्बिटल एक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं लाइक दिस. np ऑर्बिटल्स आर 3 नंबर और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जा रहे हैं. जबकि अगर हम यहाँ ग्रुप 16 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये ns2 np4 कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा. ns ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, np एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लाइक दिस. ठीक है, हमें पता है जो ग्रुप 15 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं, स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहे हैं. इसका मत इन और जो जबकि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो ना तो हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड और ना ही फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं. हमें पता है हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है. उनमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो अधिक अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल. इसी वजह से ग्रुप 15 में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे हैं. दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज फाउंड टू बी मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तो ये मैंने बताया वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप. अब मैं बात करना चाहूंगा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप. पहले पीरियड की बात की थी हमने, अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप. किसी भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर किसी भी ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी. देखिए बच्चों, जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप ले लें, ग्रुप 1 की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम. एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें अगर हम तो 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसमें आप देख रहे हैं लिथियम में 2 ऑर्बिटल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सेकंड शेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. ये लिथियम की बात हो गई. सोडियम की बात करें, ये न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. पोटेशियम की अगर मैं बात करता हूँ, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चौथा शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये चौथा शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. तो आपने देखा जब आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं. जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता होगी, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी. तो ये तो हो गया साइज के बेसिस पर. दूसरा है अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स
नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी आपका बढ़ रहा है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले को निकालने के लिए हमें कम अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, मींस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। साथ में टॉप टू बॉटम मूव करने पर, क्योंकि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बढ़ रहे हैं, एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है ना वो भी बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल बिकम्स डिफिकल्ट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट above the two factors, that is increase in number of shells as well as shielding effect is dominant, ये dominant होते हैं दोनों effect over effective nuclear charge, इसके ऊपर ये dominancy शो करते हैं ये दोनों effect, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर पाता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑलवेज द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है आयनाइजेशन एनर्जी वाला। इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा मैं, जो आपकी नोबल गैसेज होते हैं, नोबल गैसेज, उनकी आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो तो मैक्सिमम होती है, जबकि जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स, इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है। नोबल गैसेस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है, जबकि एल्कली मेटल्स मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी को शो करती हैं।